अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो हर बात में कमी निकालते हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, जैसे आरफा और सुधीर चौधरी। और एक वो लोग होते हैं जो हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, जिन्हें मुस्कुराने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में आई नो ये महिला आई थी। आज सुधीर चौधरी, आरफा खानम और इस महिला की बात होगी। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आज लोगों को सुधीर चौधरी और आरफा खानम ना बनकर केबीसी वाले ये महिला जैसा होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक और खबर मैं आपको बताती हूँ जिसकी चर्चा अपने भारत में खूब हो रही है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। तो बात दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले दुबई और फिर यूएई गए। वहां उन्हें कोप 28 की सालाना बैठक में हिस्सा लेना था। मैंने कल के ही एक वीडियो में आपको ये डिटेल में बताया था कि कोप 28 की बैठक क्या होती है और इसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचकर क्या करते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ मोदी और मेलोनी की दोस्ती की करूंगी, जो फिर से चर्चाओं में है। वाकई अपने पीएम मोदी में कुछ तो बात है, वरना सोचिए जिस बैठक में दुनिया के 28 देश मौजूद थे, उस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे सिर्फ और सिर्फ मोदी और मेलोनी पर टिके थे। लोग इन दोनों की दोस्ती दिखा रहे थे और अपने देश में भी इन दोनों की दोस्ती की चर्चाएं चल रही हैं। कोई मेलोनी और मोदी के इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे रहा है, तो कोई इस दोस्ती से बढ़कर प्यार का नाम दे रहा है। खैर, ये रिश्ता क्या है ये तो मेलोनी और अपने मोदी ही जान सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेलोनी का तलाक हो चुका है और मोदी जी सिंगल हैं। सोचिए अगर ये रिश्ता परवान चढ़ जाए तो फिर हमारे देश को सोनिया गांधी के बाद दूसरी विदेशी दुल्हनिया मिल सकती है। खैर, अब आपको उन 3 लोगों की कहानी बताती हूँ जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तो चलिए सबसे पहले बात सुधीर चौधरी की करते हैं। कल सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में एग्जिट पोल का विश्लेषण किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बीजेपी को अगर तेलंगाना और राजस्थान में हार मिल रही है तो उसकी वजह मुसलमान हैं। उन्होंने कुछ आंकड़ों के साथ ये बताने की कोशिश की कि देखिए, तेलंगाना हो या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस बीजेपी को लगता है कि उसकी जो योजनाएं देश में चलती हैं उसका फायदा मुसलमानों को भी होता है, लिहाजा इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को भी बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैं सुधीर चौधरी उर्फ बीजेपी प्रवक्ता से एक बात कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यूएई की राजधानी दुबई बताने वाला ये तिहाड़ी पत्रकार इन आंकड़ों को देखे और फिर अपने गिरेबान में झांककर देश के उन हिंदुओं से ठीक वैसा ही सवाल करे जो सवाल वो मुसलमानों से कर रहा है। दरअसल चौधरी ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देते हुए ये बताया कि इस राज्य में बीजेपी को मुसलमानों का सिर्फ 8% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 75% वोट मिला। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि चौधरी सही कह रहा है, लेकिन चौधरी साहब, जिस तरह से आप इस राज्य में मुसलमानों का परसेंटेज बता रहे हैं, उसी तरह से हिंदुओं का भी तो परसेंटेज बता दो। छत्तीसगढ़ का ही ये डेटा बताता है कि इस राज्य में 62% हिंदुओं ने बीजेपी को, 21% हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन चौधरी ने ये नहीं कहा कि जिन 21% हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी से गद्दारी की है, वो भी तो केंद्र सरकार की योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भी तो हर महीने फ्री वाला राशन मिलता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मिसाल के तौर पर आप राजस्थान को ही ले लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला है, लेकिन चौधरी ने इन हिंदुओं का नाम नहीं लिया और ना ही ये कहा कि देखिए, ये हिंदू बीजेपी की केंद्र सरकार की स्कीमों को तो फायदा लेते हैं, लेकिन वोट सिर्फ कांग्रेस को देते हैं। इसलिए लोग ये कहते हैं कि सुधीर चौधरी एंकर नहीं, दरअसल वो बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता है, जो नेशनल टीवी पर खड़े होकर रोजाना बीजेपी के लिए फील्डिंग करता है और हमेशा हिंदुस्तान के लोगों में जो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, नफरतें फैलाता है।
और हाँ, यहाँ आपको एक और बात बताती हूँ। दरअसल चौधरी जैसे एंकर पीएम मोदी की बातों का भी मजाक उड़ाते हैं। ये हमेशा आपको एग्जिट पोल या फिर रिजल्ट्स में ये दिखाएंगे कि किस मजहब के और किस जाति के कितने लोगों ने किसे वोट दिया। जबकि पीएम मोदी हमेशा की तरह ये कहते आए हैं कि देश में जातियों का खेल खत्म होना चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों भी ये कहा कि देश की सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी जाति गरीब है। लेकिन मीडिया के नफरती एंकर हमेशा ही चीख चीख कर देश के लोगों को जातियों में बांटते रहते हैं। खैर, आज यहाँ एक और मुस्लिम पत्रकार आरफा खानम की भी बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आरफा खानम भी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और आरफा के ट्रेंड होने की वजह है ये तस्वीर। आरफा को लगता है कि हमारा देश सेक्युलर है और यहाँ सरकारी चीजें किसी एक धर्म से नहीं होनी चाहिए। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने कल एक लोगो जारी किया, जिस पर एक धन्वंतरी की एक तस्वीर लगी है। आरफा खानम को ये एतराज है कि एनएमसी ने अपने लोगों में हिंदू देवी देवताओं को भगवान धन्वंतरी की फोटो पर क्यों लगाई। आरफा खानम को ये एतराज है कि एनएमसी ने अपने लोगों में हिंदू देवी देवताओं भगवान धन्वंतरी की फोटो क्यों लगाई है। आरफा ने लोगों को ये भी बताया है कि हमारा संविधान, हमारा कानून ये बताता है कि हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमारे देश की जो संस्थाएं हैं वो किसी खास धर्म के भगवानों की तस्वीरें नहीं लगा सकती। लेकिन आरफा ये भूल गई है कि अब हमारे देश का धर्म भी है और हमारा देश इसी धर्म से चलता है। हमारे देश में मंदिर सरकारी पैसों से बनता है, हमारे देश में दिवाली के दिए सरकारी पैसों से जलाए जाते हैं और हमारे देश में जब किसी बिल्डिंग का उद्घाटन या फिर कोई सामान खरीदा जाता है तो उसकी सबसे पहले एक खास मजहब के तौर तरीकों से पूजा होती है। ऐसे में आज की डेट में ये सवाल उठाना कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है फिजूल है और इसलिए अब लोग आरफा पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस वीडियो की भी करते हैं जो आज हर कोई शेयर कर रहा है और ये कह रहा है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। दरअसल कल अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला कंटेस्टेंट आती है जो न सिर्फ खुद हंसती है, मुस्कुराती है, बल्कि अपनी बातों से अमिताभ बच्चन को भी दीवाना बना लेती है। मैं इस वीडियो को आपको नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वीडियो जरूर देखें और सुनें। अगर आपको ये वीडियो कहीं मिल रहा है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा ज़रूर। आज के वक्त में जब इंसान नफरतों और जलन से भरा पड़ा है, ऐसे वक्त में इस महिला की जिंदगी आपके लिए प्रेरणा बन सकती है, आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार से जुड़ी 3 खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए है क्योंकि आज जहां अपने देश के लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, वहां बिहार में अब भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो देश के इस राज्य में बट्टा लगाती हैं। बिहार के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को सरकारी टीचर बनने का ख्वाब अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकारी टीचर बन भी गए तो फिर आपका किडनैपिंग पक्की है। दरअसल कल एक खबर आई है कि बिहार के एक टीचर को अगवा कर लिया गया है और इस टीचर का किडनैप इसलिए किया गया ताकि एक लड़की की शादी इससे कराई जा सके। अब आपको यूपी में हुई हैरान करने वाली चोरी की बात बताते हैं। कल यूपी के एक गांव से 50 मीटर लंबा मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। अब तक की चोरी ऐसी खबरें बिहार से आती थीं, लेकिन अब ये योगी के यूपी से आ रही हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात भारत के 2 जाने माने मौलानाओं की करते हैं, जिनकी बताई हदीसों को नोएडा का गोदी मीडिया हेडलाइंस बना रहा है। दरअसल कल मौलाना शाकिर अली नूरी का ये बयान आता है कि जिसमें 2 लोगों को 2 बातें बताते हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि परफ्यूम लगाने वाली लड़कियां आवारा होती हैं और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो लड़कियां जेंट्स टेलर को माप देती हैं वो जहन्नुम में जाएंगी। आमतौर पर शाकिर अली नूरी जैसे मौलाना और तबलीग जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस तरह की बातें अपनी तकरीर में करते ही हैं, लेकिन अब इसे नोएडा का गोदी मीडिया ऐसे पेश कर रहा है जैसे शाकिर अली नूरी महिलाओं के दुश्मन हैं और वो तालिबान की तरह चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में ही बैठें।
वैसे शाकिर अली नूरी की तरह देवबंद से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कुछ मुसलमानों को सलाह दी है और ये कहा है कि मुसलमानों को किसी सियासी पार्टी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो आपको कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। वो सिर्फ आपका सियासी इस्तेमाल तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कभी आपको भला नहीं करेंगे। लिहाजा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो और अपना भविष्य एजुकेशन के ज़रिए संवारिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अरशद मदनी सही कह रहे हैं कि क्योंकि इस देश का मुसलमान हमेशा ही सियासी पार्टियों का वोट बैंक रहा है। और अब यानी आज के वक्त में तो मुसलमानों पर दो इल्ज़ाम लगते हैं। पहला इल्ज़ाम तो यह है कि वो बीजेपी की सरकार की दी गई स्कीमों का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे वोट नहीं देता। और दूसरा यह है कि जिस कांग्रेस को वो वोट देता है वो भी उसकी पीठ में छुरा ही भोंकती है। खैर, इस वीडियो के आखिर में खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। अपने देश में नहाने के गलत तरीकों से लोगों में लकवा, ब्रेन हेमरेज के केस बढ़ रहे हैं और वो गलत तरीका यह है कि अपने देश के ज़्यादातर लोग आज बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर नहाते हैं, जिससे पानी सबसे पहले सिर पर गिरता है। और एक जाने माने फिजियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि नहाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सिर पर पानी सबसे आखिर में डाला जाए। यानी जब आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहले पैरों पर पानी डालकर शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे पानी पैरों से शुरू करके ऊपर तक ले जाइए। जबकि जो लोग शावर में नहाते हैं वो ऐसा नहीं करते, जिससे लकवा और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। खैर, अब लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो पिछले 1400 साल से नहाने का यही तरीका बता रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।